कुछ आपके जो कर्मचारी जो आपके नेता टाइप बना रखे हैं नेता, और उनको हकीकत मालूम नहीं है। हमारा दिल्ली से आना है, दिल्ली रखा हुआ है, उनको मैं बड़ा स्पष्ट कहने से पहले इन्होंने घोषणा कर दी गारंटी नंबर 1 ओपीएस लागू करेंगे। पहली कैबिनेट की पहली बैठक में लागू। 9,000 करोड़ रुपए केंद्र में पड़ा हो, दिल्ली में कहां से पड़ा हुआ मुझे बताइए। हम दोषी नहीं, जिम्मेवारी को समझना सीखिए मर्द की तरह। हमने 5 साल तक सत्ता चलाई, हमने कभी नहीं रोना रोया कि ऋण है ऋण है ऋण है। हमने कहा है ये की किस्तें देने में भी असमर्थ हो गए, ये स्थिति आपकी बन गई। और डीए की किस्तें आप देने, फिर एक और बात इनने, आपने ओपीएस का ऐलान किया। आपकी जानकारी में बहुत सारी चीजें उस वक्त थी कि हालात इस तरह के है या नहीं, शायद मुझे लगता है जानकारी नहीं थी। आपकी सरकार ने आपकी पार्टी ने फैसला किया ओपीएस लागू करने के लिए। मंशा हमारी भी थी, लेकिन हम प्रदेश के अंदर की स्थिति की, आर्थिक स्थिति के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ थे, और इसलिए हमने कहा था कि रुकिए, हम इसका रास्ता निकालेंगे। लेकिन उससे पहले इन्होंने घोषणा कर दी गारंटी नंबर 1 ओपीएस लागू करेंगे, पहली कैबिनेट की पहली बैठक में लागू करेंगे। हम उसका विरोध थोड़ी कर रहे हैं, ना तब किया विरोध, ना आज कर रहे हैं। और इस बात को लेकर, क्योंकि आपने सत्ता को हासिल करने के लिए सिर्फ वो की थी चीजें। ये 10 गारंटी आपने दी थी, ये पूरा करने के लिए नहीं, ये सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए दी थी। और जिन बातों की, जिन गारंटियों की वजह से आपको सत्ता हासिल हो रही है, आप एक एक से अब मुकरते जा रहे हैं, एक एक को मुकरते जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हमारा 9,000 करोड़ रुपए केंद्र में पड़ा हो, दिल्ली में कहां से पड़ा हुआ मुझे बताइए। अगर वो दिल्ली ऐसा पड़ा है तो उसको पड़ा हुआ है तो उसको लाने के लिए सब चलते हैं, हम सब ले आएंगे, उसको उठा करके लाएंगे। पड़ा हुआ कहां पड़ा हुआ, किस बात का? और प्रदेश सरकार का अध्यक्ष महोदय कौन सा पैसा? वो सरकार का पैसा नहीं है, वो कर्मचारियों का पैसा है। और जो कर्मचारियों का पैसा है वो आपका पैसा नहीं हो सकता है। वो उनके जो है पीएफआरडीए ने बड़ा स्पष्ट कर दिया इस बात को लेकर के, और स्पष्ट इस बात को किया कि जो पैसा हमारे एनपीएस के तहत जो कटा हुआ है वो हमारी कमिटमेंट है, हमने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ उसकी इन्वेस्टमेंट की है। उसको सरकार ना वापस ले सकती है, ना उसमें कोई इस तरह का क्लॉज है, ना कोई प्रावधान है। सरकार को देने का पैसा वो है भी नहीं, लेकिन वो पैसा कर्मचारियों को जिसकी रिटायरमेंट होती रहेगी, जो क्लेम करेंगे उनका हिस्सा जितना बनता वो पैसा उनको दिया जाएगा। आप कैसे कह सकते हैं कि वो पैसा हमारा है? वो हमारी सरकार का पैसा है। आप कब से मालिक बन गए? कर्मचारियों का पैसा है और कर्मचारियों को मिलेगा। वो मना कौन कर रहा है उस बात के लिए? और इस बात को लेकर के मैं यही कहना चाहूंगा कि जो जिस तरह से एक पिक्चर प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम दोषी नहीं, जिम्मेवारी को समझना सीखिए मर्द की तरह। हमने 5 साल तक सत्ता चलाई, हमने कभी नहीं रोना रोया कि ऋण है ऋण है ऋण है। हमने कहा है तो है, लेकिन ये प्रदेश हमारी जिम्मेवारी है। प्रदेश के लोगों ने हम पर भरोसा किया है, हमें काम दिया, हमें जिम्मेवारी दी है, हमें मुख्यमंत्री बनाया है, सरकार हमारी बनाई है। इसलिए हम प्रदेश के विकास के रास्ते में कोई भी बाधा आएगी, पैसे की वजह से बाधा नहीं आने देंगे। हमने विकास भी किया और हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को समय पर सैलरी दी, कर्मचारियों को समय पर पेंशन दी, जो पेंशनर थे उनको पेंशन दी। आप तो डीए की किस्तें देने में भी असमर्थ हो गए, ये स्थिति आपकी बन गई। और डीए की किस्तें आप देने के लिए जो है, फिर भी उसके बावजूद जो भी कर्मचारी मिलते हैं, और कुछ आपके जो कर्मचारी जो आपके नेता टाइप बना रखे हैं नेता, और उनको हकीकत मालूम नहीं है, और जिस कारण से वो गीत गाते रहते हैं कि ये पैसा जो है वो हमारा दिल्ली से आना है, दिल्ली रखा हुआ है। उनको मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि वो पैसा आपका है, दो राय नहीं, उस पैसे को निश्चित रूप से आपको ही मिलना है, लेकिन वो पैसा तब मिलेगा जो नियम और इसके मुताबिक जो जिस तरह से व्यवस्था है उसके मुताबिक मिलेगा। ये प्रदेश सरकार का जो क्लेम जो है वो इस प्रकार से हो नहीं सकता है। अध्यक्ष महोदय, हम 5 साल सरकार में रहे, लेकिन हमने कर्मचारियों के लिए 65 वर्ष, 70 वर्ष और 75 वर्ष की आयु के पेंशनर को 5, 10 और 15 का जो वित्तीय लाभ देना था, उसके 200 करोड़ रुपए हमने दिया, लेकिन उसके बावजूद कर्मचारियों की उस मांग को पूरा किया।
और जनवरी 2016 में जो पंजाब वेतनमान जो लागू हुआ उसको भी हमने जो है कर्मचारी और पेंशनर को दिया। 50-50 हजार की हमने किस्त भी हमने जारी की, लेकिन उसकी लायबिलिटीज है, निश्चित रूप से है, वो आगे आपकी सरकार की जिम्मेवारी है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर्मचारियों को जो कर्मचारी और पेंशनर को जो डीए था समय समय पर हम देते रहे, कम करते रहे उस सारी चीज को, लेकिन जितना भी लोड था उनकी मुताबिक उसको कम करते रहे, लेकिन उसके बावजूद देते रहे। ये भी हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने जो कर्मचारी और पेंशनर का जो रिम्बर्समेंट का, जो मेडिकल रिम्बर्समेंट का जो पैसा होता था, वो पैसा भी हमने समय पर दिया। आपके समय में अभी एक पैसा उन लोगों को नहीं मिला। हमारी सरकार ने जेसीसी का भी गठन करके जो है कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के दिशा से कदम उठाए, लेकिन आपने अभी तक कुछ किया नहीं। 12% से ज्यादा जो है आपका जो डीए का जो एरियर के भुगतान जो है अभी तक जो है पेंडिंग है। आपने 10,000 से ज्यादा कर्मचारी जो है वो निकाल दिए। और इस तरह से जो आउटसोर्स पे लगे थे, आउटसोर्स कर्मचारियों, आप बोलते हैं कि हम समय पर सैलरी देते हैं। यहां पर आप अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर महोदय जी ने एचआरटीसी का जिक्र किया था। हमने कहा कि एचआरटीसी का बीच में एक दौर आया था, लेकिन संभालने की कोशिश की है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में यह भी परिस्थिति है कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारे आउटसोर्स में लगे हुए हमारे कर्मचारी हैं, उनके जो है अभी तक भी 6-6 महीने से उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है। इस बात का भी मुख्यमंत्री जी संज्ञान लिया, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारी प्रदेश की स्थिति जो आर्थिक दृष्टि से जो है वो संकट में है। आपने कभी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, मुझे नहीं लगता आज तक मुलाकात की होगी, बात की होगी हिमाचल प्रदेश के इसके संदर्भ में। अभी तक आपने बात नहीं की। अगर हम पीडीएनए के बात करें, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट का अगर हम बात करें, आप पैसा मांग रहे हैं, लेकिन जो पैसा दिया गया है उसको आप खर्च नहीं कर पा रहे। 142 करोड़ रुपए आप जो है वो खर्च नहीं कर पाए, और उसका परिणाम क्या होगा, उसका फर्क ये पड़ेगा, उसका असर ये होगा कि अगली बार की जो आपके जो इंस्टॉलमेंट जो इसकी आएगी, उस पे उसका फर्क पड़ता है, उसमें कमी होगी। क्योंकि केंद्र बोलेगा जो पैसा आपको दिया था आपने उसको खर्च नहीं किया। लोगों के घर बह गए, लोगों की जिंदगी चले गए, उसके बावजूद भी जो पैसा उनके लिए आपने केंद्र सरकार से लिया था, यानी कि केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया था उनकी मदद करने के लिए, उनका घर बनाने के लिए, उनका बाग बगीचा बह गया उसमें मदद करने के लिए, किसी की जिंदगी चले गई उनके लिए मदद करने के लिए दिया था, उसके बावजूद आपकी सरकार ने वो पैसा ही खर्च नहीं किया। और उसके बाद दोष आप नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं, दोष आप भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को दे रहे हैं, दोष आप जयराम ठाकुर को दे रहे हैं। इससे अध्यक्ष महोदय इन सारी चीजों से नुकसान होता है। सीपीएस आपने 6 बना दिए, 9,200 और मकान मिल गए हिमाचल प्रदेश के लिए, जिसके लिए आपको धन्यवाद करना चाहिए। और हम इस बात को गांव में जा रहे थे, पंचायत में जाते तो पंचायत में लोग बोल रहे हैं कि 15 मकान आ गए, पंचायत में 20 मकान आ गए। तो इस बात को हमको स्वीकार करना चाहिए अध्यक्ष महोदय। और आगे बढ़कर के अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूं, आपने सीपीएस बना रखे, 1 नहीं 2 नहीं 6 बना रखे। हम भी 5 साल सरकार में रहे, लेकिन हमने नहीं बनाए। इसलिए नहीं बनाए कि भाई आर्थिक संकट और बढ़ेगा और ज्यादा इसमें जो है वो बहुत ज्यादा इसका फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस होंगी। अपने कैबिनेट दर्जे के साथ बना के रखे हैं। हाई कोर्ट में मामला चला है, मामला जो है वो जजमेंट के लिए रिजर्व है, लेकिन 6 करोड़ के लगभग उनके लिए, वकीलों के लिए, जो उनकी कुर्सी बचाने के लिए आपने खर्च कर दिया। और यहां आप घोषणा कर रहे हैं, बड़ा चित्र लगा मुझे उस दिन कि मेरे मंत्री और मेरे सीपीएस जो है वो 2 महीने का सैलरी जो है वो विलंबित, इसके शब्द विलंब करके लेंगे, विलंबित की। पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में टेलीविजन में चल पड़ा, सुखू भाई जी ने गजब कर दिया कि भाई 2 महीने की सैलरी छोड़ दी। फिर हमने जब बताया कि छोड़ी नहीं है, वो 2 महीने के बाद तीसरे महीने 3 महीने की इकट्ठा लेंगे। ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए आपको ना। कुछ चीजों को लेकर के वो आदत पड़ी, कोई खबर बने, अच्छी खबर बने, बड़ी खबर बने, और ऐसी चीजों को मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। अरे अध्यक्ष महोदय, आगे बढ़कर के
आपने चेयरमैन बना दिया, सब कैबिनेट रैंक के साथ होता है। यहां पर सब कैबिनेट रैंक, ओएसडी, आपके एडवाइजर्स विद कैबिनेट रैंक, सारे लोग बोल रहे हैं प्रदेश के अगर शुरुआत करनी है तो अपने से शुरुआत करनी चाहिए। ये सीपीएस जो बनाए हैं, ये चेयरमैन बनाए हैं, इससे थोड़ा खर्चा कम हो जाता है। और अभी आपने चेयरमैनों के लिए पहले तो हमारे सरकार के समय अध्यक्ष महोदय चेयरमैन वाइस चेयरमैन को कितना मिलता था? 30,000 मिलता था महीने का। आपने वहां बहुत बड़ी कृपा की है। वहां पर आपने 30,000 जहां मिलता था वहां 1,30,000 सीधा बढ़ा दिया। इतना बड़ा पैसा आपने बढ़ा दिया। कहां से ये आर्थिक संकट से आप बाहर आ पाएंगे? सीमेंट के रेट आपके जो है, हमारे विपक्ष के नेता यहीं से बोलते थे जहां मैं आज हूं खड़ा, और कहा कि पीली वक्त है, हिमाचल में सीमेंट की फैक्ट्री लगी है, इंडस्ट्री हिमाचल में लगी है, हिमाचल में सीमेंट जो है वो महंगा, पंजाब में सस्ता, हरियाणा में सस्ता। आज तो आपकी सरकार है भाईजान। ये सरकार क्या कर रही है? जितना हमारा 5 साल में सीमेंट की कीमत नहीं बढ़ी, उतनी 1 साल में बढ़ गई। 100 रुपए प्रति बैग से ज्यादा सीमेंट की कीमत बढ़ गई। 40 रुपए की इंक्रीज 1 महीने के अंदर हो गई। और इस सारी चीज का इससे क्या हो रहा है? इसमें किसको दोषी? देखिए अब ये देखिए, आप जब सरकार में नहीं थे तब बोलते थे कि जयराम दोषी है, और अब जो है वो जो इंडस्ट्री जिनके नाम है उनको दोषी ठहरा रहे हैं। आप बोलते थे कि सरकार कंट्रोल नहीं करना चाहती है, गरीब आदमी का घर बनना मुश्किल हो गया, तो आज क्या बोल रहे हैं आप? आज आप किस प्रकार से इस दौर से सारी चीजों को निकलेंगे? अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में हमारी चिंता यह है, विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। बेरोजगारों को जो वादा आपने करके रखा है कि 5 लाख नौकरियां 5 साल में देंगे और 1 लाख नौकरियां 1 साल में देंगे, साल 2 बीतने जा रहे हैं और उसके बावजूद भी आपका सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर जो है अभी तक अपनी पांव पर खड़ा नहीं हो पाया है। उसको आपने बंद कर दिया था, उसके बाद दोबारा से आपने शुरू करने की बात तो कही है, लेकिन काम नहीं हो पाया है। लाखों बेरोजगार हिमाचल प्रदेश के नौकरी से महरूम हो गया कि उनकी नौकरी पाने की उम्र ही पार कर गई। ये सारी चीजों को लेकर के आपको जवाब देना होगा। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात के लिए जरूर कहना चाहूंगा कि एक बात को लेकर के आप स्पष्ट करिए कि संकट है, आओ संकट का समाधान करने के लिए कुछ बातें करते हैं, समझ में आती है। लेकिन ये बार बार इस बात के लिए कि इसके लिए दोषी जयराम, इसके लिए दोषी नरेंद्र मोदी, इस संकट के लिए दोषी भारतीय जनता पार्टी, ये कहना बंद कर दें। और उसके बाद दूसरे आने वाले समय में जो संकट ये बढ़ता जा रहा है, मुझे लगता है कि जो दिक्कत आएगी, अभी तो आप थोड़ा दौर निकालेंगे, नया फाइनेंशियली आपका शुरू होगा तो 6-6.5 हजार करोड़ रुपए की लोन की लिमिट आपकी फिर से होगी, उसमें थोड़ा सा और निकालेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा वक्त जो है वो निकालने की स्थिति में नहीं हो पाएंगे। ये सैलरी का संकट बना रहेगा और ये पेंशन का संकट बना रहेगा। प्रदेश में विकास कार्य को ठप होने का संकट जो है लगातार बना रहेगा। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश जिस दौर में से गुजर रहा है वो हम सब के लिए चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि हम 2027 तक हिमाचल प्रदेश जो है देश का सबसे समृद्ध राज्य बनेगा, ये कल्पना हम जब करते हैं तो हमें तो उस बात को समझ आज तक नहीं आया, ना मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर पाए हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर के मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए। नियम 130 के अंतर्गत जो चर्चा यहां पर इस माननीय सदन में करने का आज जो हमको मौका मिला है, इसमें मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन ये विषय सही मायने में प्रदेश के लिए चिंता का विषय बना हुआ है और इस विषय पर तुरंत चर्चा होनी चाहिए थी। जहां हम सदन के इस सत्र के समापन के अवसर पर इस पर चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये कमी छूटी है। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।